अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान के लिए पानी जो है उसकी रेड लाइन है, जिसे किसी सूरत भारत को अभी जारियत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और भारत ने अगर इस तरह की इस किस्म की कोई मज़मूम कोशिश की तो वो एक्ट ऑफ वॉर तस्वर किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और दुश्मन के लिए वाज़ेह तौर पर पैगाम। अब सूरत हाल मज़ीद आगे ये है कि सिंध तास मुआहदे के हवाले से चीन जो है उसका भी दो टोक मौक़िफ़ जो है वो सामने है। साथ ही साथ इस वक्त भारत के लिए इंतहाई शर्मिंदगी की सूरत हाल है, क्योंकि वो 10 मई के बाद उसका जितना बड़ा नुकसान हुआ था उस नुकसान को छुपाने के लिए उसने जो झूठ बोला और फिर उस एक झूठ को छुपाने के लिए जो पै दर पै झूठ बोले जा रहे हैं, चाहे वो वहाँ की आवाम से हो या फिर पूरी दुनिया से हो, अब वो उस प्याज की एक परत की तरह जो है वो खुल के सामने आ रहा है। इंतहाई हजीमत का सामना खुद भारत के आला जो फौजी हुक्काम, अस्करी हुक्काम जो हैं वो दुनिया के सामने इस वक्त बौखलाहट का शिकार हैं। ये क्या मामला है? और सबसे बढ़कर इस वक्त अमेरिका में वैसे सिफारती नाकामी का सामना हुआ भारत को। वहाँ पर एक वफ्द पहुँचा था, लेकिन सदर ट्रंप से उनसे मुलाकात तक नहीं की। इन तमाम चीज़ों को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अपने पैनल से आपका तारुफ कराता चलूँ। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनके साथ साथ सलमान जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। सलमान जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। खालिद चिश्ती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से जनरल अनिल चौहान, जो कि सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, CDS हैं, सिंगापुर में एक थिंक टैंक था, वहाँ पर ये पहुँचे थे। और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस वक्त काफ़ी मज़े भी ले रहा है इस वक्त इंडियन फ़ौजी अफसरान के, वहाँ के लोगों के, क्योंकि ब्लूमबर्ग से भी उनका इंटरव्यू था और रॉयटर्स से भी उनका इंटरव्यू था और उनसे वाज़ेह तौर पर यह पूछा गया कि पाकिस्तान ने कितने तैयारे भारत के गिराए। उसका जवाब वो ये देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने तैयारे गिराए, इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद हमने क्या किया, उससे सीख के हमने क्या किया। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। फिर उसके साथ साथ अमरप्रीत सिंह, जो कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है इंडिया के, वो भी फट पड़े अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ और उनका ये कहना है कि जनाब हमें वक्त पर कोई चीज़ मुहैया नहीं की गई और हम पर परफॉर्मेंस का प्रेशर भी होता है। तो ज़रा इन दोनों स्टेटमेंट के ऊपर सर मैं आपका व्यू चाहूँगा, चिश्ती साहब। थैंक यू इमरान साहब फॉर द इनविटेशन। बड़े जितना इंटरेस्टिंग या लाइटर नोट पे आपने शुरू किया है, मैं उसी लाइटर नोट से मैं टेक ऑन करता हूँ वहाँ से। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए, क्रिकेट के लिए भेजें और फाइनल में वो हार जाए और आप पूछें कि रिजल्ट क्या निकला और विकेटें कितनी गिरी, तो आपका कैप्टन आपको कहे कि ये ना पूछें कि विकेटें कितनी गिरी और कितने रन से हारे, आप ये देखें कि हम हारे क्यों, उसका एनालिसिस पूछें मुझसे। और हमने टैक्टिक्स में जो गलती की है ये भी ना पूछें, हम पूछें हमने ठीक कैसे कर ली है मैच होने के बाद। ये जंग होती है, इसके अंदर टैक्टिक्स दौरान जंग इंप्रूव नहीं किए जाते। रियल नियर सिनेरियो में जब आप ट्रेनिंग देते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया करती रही है इतने सालों में, तो वो पीस टाइम में अपने रेक्टिफाई करने होते हैं, अपने टैक्टिक्स में फॉल्ट दूर करने होते हैं, सीखना होता है, इंप्रूवमेंट करनी होती है। ये नहीं होती कि जंग के अंदर कोई पॉज, ये एक फुटबॉल मैच नहीं है कि खिलाड़ी बदलने के लिए मैच रोका जाएगा और पॉज आएगा, ऐसा नहीं होता है। और आप नोट कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज सारे उनके जनरल्स की या मार्शल जितने भी आ रहे हैं टीवी पर, वो जाहिर है बचाए डाटा बताने के, वो हर वो चीज बता रहे हैं जो जर्नलिस्ट आप जैसे कोई इंटरेस्टेड नहीं होते। वो समझना चाहते हैं कि क्या हुआ उसकी बताएं, लेकिन उस पर बात नहीं की जाती है अनफॉर्चुनेटली। और जाहिर है दिन ब दिन ये क्लैरिटी आ रहा है कि जितना वो छुपाएंगे, कितने अरसे तक दुनिया में छुपाएंगे ये सारी की सारी चीजें, ये कुछ दिनों बाद आनी है। कमिंग बैक टू AP सिंह जो इंडियन एयर चीफ हैं, ये मैं एक पहले भी अर्ज कर चुका हूँ जंग के दिनों में भी कि फरवरी 2025 में भी उन्होंने एक सेमिनार में, पब्लिक सेमिनार में ये कहा था कि मुझे ज्यादा जहाज चाहिए ताकि मैं रेलिवेंट रह सकूं और दुश्मन पर अपना दहशत या
धाक बिठा सकूं या खौफ ज्यादा पैदा कर सकूं दुश्मन को। और ये भी उन्होंने उस वक्त कहा था फरवरी 2000 से सिर्फ 3 महीने पहले कि मुझे तेजास 40 जिसको 2016 में हमने ऑर्डर किया था, वो पिछले 9 सालों में हमें एक भी जहाज नहीं मिला। और सबसे खतरनाक बात उन्होंने 30 तारीख को की है। वो कहते हैं जब मैं मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करता हूं तो सिग्नेचर के वक्त मुझे पता होता है कि ये डिलीवरी टाइम पर नहीं होती, फिर भी हम मसलतन दस्तखत कर देते हैं। अब आप माइंडसेट देख लें और इनका प्रोडक्टिविटी कह लें या उनका वेंडर्स कह लें या सप्लायर्स कह लें या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी जिसको वो देते हैं लिमिटेड है जो उसका कह लें, तो ये इटसेल्फ ही बहुत काफी है बताने के लिए आपको कि किस तरह उनको सपोर्ट या कितनी डिजायर्ड से नीचे सपोर्ट दी जाती है और किस तरह की एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कह लें या एक कह लें कि एक मायूसी का शिकार है। और जाहिर है फिर जब आप मायूसी का शिकार होते हैं और आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं होती तो आप जंग में परफॉर्मेंस भी उसी तरह करते हैं। इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि वो लेफ्ट या राइट या आपको सामने मुख्तलिफ रीजन दे रहे हैं लेकिन वो डाटा या हकीकत को फेस नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात आपने नोट की होगी, राफेल कंपनी को एक्सेस नहीं दे रहे जी, और ये सबसे ज्यादा मुझे हैरानकुन बात है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सलमान साहब आपकी तरफ आऊँगा ज़रा, क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि इंडिया में जो जंगो जदल के हवाले से होते हैं, फोर्सेस के हवाले से होते हैं, उसमें सिख कम्युनिटी जो है वो बड़ी आगे होती है। इस वक्त यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अमरजीत सिंह है। ये मुझे बताइए कि तासुब की एक हवा वहाँ बड़ी चलती है। आपने जो उनकी मिस कुरैशी, उनके ख़िलाफ़ भी मुसलमान होने के ऊपर जो है वह बड़ा एक वावेला हुआ इस मार्के के बाद। ये एक हवा वहाँ पर कभी नोट की जा सकती है इस तरह, क्योंकि जहाँ पे ये चीज़ें कि जनाब ये बेदिली से लड़े या ये जो हैं अपनी उनकी जो खुद एक समझ ले कि जज्बा मुहब्बुल वतनी है उसको क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है। जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि सूफिया कुरैशी साहिबा जो हैं उनको उन्होंने ना सिर्फ के हाउंड किया बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ काफ़ी वाइल्ड किस्म की कैंपेन जो है वो उन्होंने चलाई थी। और उनके करेक्टर असैसिनेशन, उनके बारे में तरह तरह की बातें, सो मच सो कि जब मेरा ख्याल है कोई मोदी साहब गए हैं उस इलाके के अंदर जिस इलाके में इनकी फैमिली होती है, वहाँ पे उनको फोर्स किया गया उनकी फैमिली को कि वो वहाँ पर आएँ और उनके मोदी साहब के ऊपर जो है वो फूल बरसाएं। और समवट वो उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इमेज जो है वो लेकर आ सके। अब स्ट्रैटेजी जो उनकी थी ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने नाम रखा, उसके बाद उन्होंने ख़वातीन वाला जो वोकिज़म जो एक कल्चर है उसको सामने लाने की कोशिश की। हर तरीके से उन्होंने कोशिश की कि दुनिया को वो एक पैगाम भेज सकें कि भारत जो है वो बेसिकली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ा सॉफ्ट इमेज लेकर आ रहा है और हमारी जो ख़वातीन हैं वो अब इस दहशतगर्दी के सो कॉल्ड दहशतगर्दी जिसको वो कहते हैं उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो। लेकिन वो सारा का सारा बैकफायर कर गया, ना सिर्फ ये कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जिसकी तरफ एयर कमोडोर साहब ने अभी इशारा किया, बल्कि घर पर भी उनके जो अपने पाले हुए भगत हैं जो कि किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते उनकी वजह से। और फिर यही सेम आपको एटीट्यूड जो है वो सिख कम्युनिटी की तरफ भी नज़र आता है। और अभी भारत के अंदर अगर आप ख़बरें उठा के देखना शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि अगर आपको याद हो तो जो 7 और 8 के बाद जो उन्होंने जो प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च किए थे पाकिस्तान की तरफ, उसके अंदर से कुछ प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो र्यूमर्स हैं और देयर आर थ्योरीज के उन्होंने जानबूझकर वहाँ पर जो जहाँ पर सिख आबादियाँ हैं, इंडियन पंजाब, भारतीय पंजाब में, ठीक है, वहाँ पर इस तरह की इत्तला की कोशिश की और वहाँ पर उन्होंने एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की कि शायद ये पाकिस्तान के साथ प्रोजेक्टाइल्स आए और उन्होंने मारे, वो भी बस्ट हो गया। तो उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनकी तरफ बल्कि अब तो सिखों में भी बहुत सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है और उसको आप बड़े अच्छे तरीके से जाके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक मखसूस कम्युनिटी की तरफ से तो पेट्रोटिज्म इस वक्त नज़र आ रही है, लेकिन मुसलमान, क्रिश्चियंस और सिख, ये तीनों के तीनों जो बड़ी उधर की कम्युनिटीज़ हैं और माइनॉरिटीज़ में आती हैं, वो इस वक्त बिल्कुल भी सपोर्ट करने के हक में नहीं, मासवाए ज़ाहिर चंद एक लोगों के जो कि उधर वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है चिश्ती साहब, एक और चीज़, क्योंकि जब ये माहौल भारत ने जो है वो बहुत टॉप लेवल तक ले चला था तो उस वक्त अचानक ये इत्तला आई कि जनाब मोदी साहब ने तमाम तर इख्तियारात जो है वो अफवाज को दे दिए। फिर वो पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हुए कि आएँ हम जंग करते हैं गुर्बत के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़ और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, ये सारी चीज़ें। और उस वक्त कुछ तब्दीलियाँ, बड़ी तब्दीलियाँ इंडियन फोर्स में की गई थी और कहा यह जा रहा था कि हम इस वक्त जंग के लिए तैयार नहीं हैं, तो एक साइन वहाँ से आ चुकी थी। देखिए, जब अख्तियार दिए जाते हैं तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको अर्ज किया कि एपी सिंह जो एयर चीफ मार्शल हैं हिंदुस्तान की एयरफोर्स के, उनकी बेबसी फरवरी 2025 में क्या थी। तो एम्पावरमेंट अगर आपने लैंड और एयर या नेवल फोर्सेस के चीफ्स को करना है तो वक्त पर करें। वो क्यों इतने बेबस हैं कि हमें 9 साल में 40 जहाज नहीं मिले।
वो क्यों इतने बेबस हैं कि जब मैं साइन कर रहा होता हूं तो मुझे पता होता है कि ये ऑनर नहीं होना। वो क्यों इतने बेबस हैं कि कई कई साल तक गवर्नमेंट के फंडिंग उनको अप्रूवल नहीं मिलता। वो क्यों इतने बेबस हैं कि तेजास जहाज उन्होंने 1985 में बनाना शुरू किया, 40 साल हो गए हैं, आज सिर्फ 40 जहाज है उनके पास। और श्रीलंका के बॉर्डर के पास उन्होंने रखे पूरी जंग के दौरान सिर्फ 40 जहाज, जिनको 40 साल से वो तैयार कर रहे थे कि हमारा जहाज है। हमने उनके 10 साल बाद 1985 में शुरू किए F-17 थंडर, और अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज्यादा जहाज इस जंग में हिस्सा ले रहे थे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो एम्पावरमेंट तो यहां नजर आती है मुझे, वहां एम्पावरमेंट जंग से चंद दिन पहले देने से तो कुछ नहीं होती। जंगें इस तरह नहीं लड़ी जाती कि आप एक दिन, ये बटन नहीं होता कि आपने बटन दबाया तो दूसरा मोड चल गया और बटन दबाया तो तीसरा मोड चल गया। ये एम्पावरमेंट कंटिन्यूस एक एक्टिविटी है। अच्छा, अब इस सीज फायर में चिश्ती साहब, इस सीज फायर में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से अमेरिका ने इंटरवीन किया और उसके बाद सीज फायर वाली बात हुई, मुसलसल भारत इस चीज़ को निगेट कर रहा है कि इसमें ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। भारत क्या जाहिर करना चाह रहा है? क्योंकि फिर मैं इसको लिंक करूंगा, इस वक्त जो वफ्द वहां पहुंचा था अमेरिका में और अमेरिकी सदर ने जो है उससे मिले तक नहीं है, जबकि वो खुद ऐलान करते हैं कि अगले हफ्ते जो है वो पाकिस्तानी वफ्द भी आ रहा है। तो पाकिस्तान का जो स्टैचर इस वक्त हम सिफारतकारी के हवाले से देख रहे हैं, वो भी इस वक्त दुनिया में बड़ा नुमाया हो रहा है। चिश्ती साहब, भारत क्या चाह रहा था? देखिए इमरान साहब, एक्चुअली डेविल एंड डीप सी वाला चक्कर हो चुका है उनके साथ। एक दफा जंग से पहले उन्होंने क्विकली, आप अगर मैं रिफ्रेश करें तो पहले बहुत हाइप क्रिएट की पहलगाम के बाद, इतनी हाइप क्रिएट की कि उनको कुछ करना पड़ा। जब करना पड़ा तो 7 तारीख की सुबह पाक फिजाइया ने जो किया 6+1 वाला, वो आपके सामने है। फिर उन्हें जब ड्रोन मारे हमारे ऊपर, फिर हुकूमत पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने और इस वतन के लोगों ने इतना रेजिस्ट नहीं किया। फिर 10 तारीख को जो पाक फिजाइया ने पाउंडेज की, वो देख लिया उन्होंने। ये देखते हुए अब आप नोट कीजिएगा, एक तो अपने मुल्क में वो डेविल एंड डीप सी वाली सिचुएशन में है कि किधर जाएं, अगर ऑफेंस लॉन्च करते हैं तो मार पड़ती है। अब यही सूरत उनकी अमेरिकी सदर के साथ है। तकरीबन 190 बिलियन का इनका ट्रेड है अमेरिका के साथ। पाकिस्तान का 11 बिलियन है, ऑलमोस्ट 20 गुना हम कम है अमेरिका के निस्बत जो हिंदुस्तान का अमेरिका से है। तो स्टेक देखे कितना है। अगर अमेरिकी सदर को ये आंखें दिखाते हैं तो अब पता है टैरिफ और बाकी चीजों पे अमेरिकन प्रेसिडेंट के पहले कितने सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और पर्टिकुलरली जब से इनके मीडिया ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया है और अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज करना शुरू किया है कि ट्रंप होते कौन है जंग बंद प्लान, अगर हम जीत रहे थे तो ट्रंप के कहने पे क्यों बंद की। हुकूमत ये डिनाई नहीं कर पा रही कि ट्रंप ने बंद नहीं कराई थी। और ट्रंप 10 दफा शायद कम से कम, कल रात तक काउंट हमने किया था तो 10-11वीं दफा कह चुके थे कि मैंने बंद कराई थी। उसको डिनाई नहीं कर रही हुकूमत। क्यों? क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्फ्रंट करते हैं तो ना सिर्फ टेरर शूट अप करेगा जो 190 बिलियन का, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऑलमोस्ट 35 बिलियन इंडिया के हक में है ये ट्रेड, वर्सेस 45 बिलियन वर्सेस अराउंड 120 बिलियन के करीब है। तो जो ट्रेड डेफिसिट इंडिया के हक में है, इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो बिजनेस लूज करे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जी ये डेविल एंड डीप सी वाला चक्कर इनके साथ हो चुका है कि अमेरिका को आंखें भी नहीं दिखा पा रहे, लेकिन अपनी तरफ से अगर नहीं दिखाते तो फिर लोग कुछ नहीं होते, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जरा सवाल ये रखता हूं सलमान साहब की तरफ। सलमान साहब, क्योंकि पहली जो ट्रेड के हवाले से की गई, और ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया अमेरिका के लिए और अमेरिका इंडिया के लिए, ये मुझे बताइएगा कि कहा जाता है जनाब, एक इंप्रेशन कुछ यूँ भी आ रहा है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन जो पॉलिसी दुनिया किस तरीके से शेप अप होगी चलेगी वो डिसाइड करते हैं। और ट्रंप साहब ने अपने पास जो है वो टैरिफ वाले मामलात रखे हैं ट्रेड के हवाले से, तो वो एक अच्छी डील निगोशिएट करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ। इस तरह का भी कुछ इंप्रेशन है? जी बिल्कुल ऐसा है। बल्कि अगर आपको याद हो तो जंग से पहले ही उन्होंने तकरीबन 18 बिलियन की एक डील जो है वो डिफेंस के हवाले से इंडिया के साथ साइन कर ली थी। और उसके अलावा अभी इसके बाद भी मुसलसल अगर आप उनके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें तो इट्स मोर लाइक अ प्रोवोकेशन। अगर आप सवालात देखें वेस्टर्न मीडिया के, अगर आप उनकी तरफ से एनालिसिस देखें तो इट्स मोर लाइक अ प्रोवोकेशन टुवर्ड्स इंडिया के जी कि वो इसके ऊपर ये जो डिफेंस के उनके मामलात हैं उनके ऊपर वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और ज़ाहिर है इसका जो फ़ायदा है लामहला वो जो वेस्टर्न मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको जाके ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ट्रंप के लिए तो सीधी सी बात है, फ़कत पाँचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाली बात है कि वो इससे मुकम्मल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो जिस तरह कॉमडोर साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया
जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट है उनके लिए वो यहाँ से भी आया होता है कि इस वक्त उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आप देखें कि जो उनके जयशंकर साहब हैं वो मीडिया के ऊपर मम्बल और स्टटर कर रहे हैं। इसी तरीके से भी शशि थरूर को उन्होंने भेजा जो कि उनके नज़दीक इंडिया के इस वक्त हेनरी किसिंजर हैं या बहुत एलोक्वेंट हैं। वो वहाँ पे जाके जो है वो वाशिंगटन के अंदर बैठ के ट्रम्प को जो है करते हैं। उसके बाद कोलंबिया में जाके वो कोलंबिया को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। सो काइंड ऑफ इस वक्त उनकी वो सिचुएशन बन चुकी है जो कि 70s के अंदर पाकिस्तान की थी, जब हमारे एक सरबराह जो थे वो वहाँ जाके वो पेज फाड़ देते थे क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ज़्यादा एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे वाइल बीइंग ऑन द इंटरनेशनल फोरम्स। और वहाँ पे वो स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाने के बजाय वो डोमेस्टिक ऑडियंस को ज़्यादा अपने साथ मिलाने की बात कर रहे थे। सो इंडिया इज़ इन अ फिक्स राइट नाउ। वो अपने ऑडियंस को भी खुश करना चाहते हैं, वो ट्रेड भी लूज़ नहीं करना चाहते, स्टेक होल्डर्स को भी नहीं पुश करना चाहते, और फिर साथ साथ वो ये भी बात कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान को हम फेडफ की ग्रेड लिस्ट के अंदर लेकर आना चाहते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान को IMF से $1 बिलियन की वो भी मिल जाती है। और ड्यूरिंग दिस एपिसोड पाकिस्तान को IMF की तरफ से ट्रांच जो है वो मिल गई थी। ये एक इंतहाई अहम सिग्निफिकेंट आज की जो खबर है वो $40 बिलियन की है कि जी के वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोग्राम अनलिस्ट किया है, एक अनरेवल किया है जिसके अंदर 10 साल का अनयूजुअल है ये, क्योंकि 5 साल आते हैं तो 10 साल का प्लान जो है उन्होंने अनरेवल किया। तो वो जितना भी उनका एक डिप्लोमेटिक एफर्ट था पिछले 15-20 सालों के अंदर वो रिवर्सल की तरफ से जाता है। यानी हम ये कहें कि वो सारे के चक्कर में आधे से भी जा रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है तजिया उस पर हम अब ले रहे हैं। खालिद चिश्ती साहब भी मौजूद हैं और सलमान जावेद साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। चिश्ती साहब, अभी सलमान साहब ने कहा कि ट्रम्प जो है उनकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। आगे बढ़ाऊंगा इस बात को कि क्या एक ग्लोबल पीस लीडर के तौर पर वो जो अपनी एक छवि, एक छाप बनाना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आती है? क्योंकि वो ना गजा में हमने देखा, ना उसको हमने रूस और यूक्रेन के क्राइसिस में हल होता हुआ देखा। तो क्या कश्मीर के हवाले से आप समझते हैं कि ऐसा कुछ होगा? वो बना पाएंगे अपना एक इमेज इस तरह का? ये मैं तो इसको सिंपल आपके व्यूअर को अंडरस्टैंड समझने के लिए और समझाने के लिए यही कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू कार्ड देखते हैं तो मेन्यू में तो बहुत कुछ है, जब टेस्ट करेंगे तो फिर समझ आएगी। मेन्यू कार्ड में तो उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें प्रिंट कर ली हैं कि हम गाजा में भी करेंगे, रशिया का भी मसला खत्म करेंगे, मिडल ईस्ट में भी स्टेबिलिटी लाएंगे, सीरिया का भी, और कश्मीर भी आ गया। ऑन दी ऑनसेट मैं बिल्कुल जब तक कि मैनिफेस्ट नहीं होता उस वक्त तक मैं इसको एक्नॉलेज नहीं कर पाऊंगा। मैं ये जरूर कर पाऊंगा कि इंटेंशन तक तो ठीक है, बट जाहिर है इंटेंशंस की एक म्याद होती है, इंटेंशंस की एक लाइफ होती है, और एक्सपेक्टेशन जब एक्सपायर होना शुरू हो जाए तो फिर एक ब्रीच ऑफ कंफर्ट होना शुरू हो जाता है, या ट्रस्ट मतलब कम होना शुरू हो जाता है कि उनकी लीडरशिप के ऊपर। आई ट्रूली अप्रिशिएट, यहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रम्प को मैं जरूर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने दोनों मुल्कों की चले सीज़फायर में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी और दोनों मुल्कों से कहा कि टेबल पे बैठे, जिसका मतलब है कि एक जैसा टेबल होगा, इवन टेबल होगा, जिसका मतलब है कि इंडिया जो इतने अरसे से हमें कोशिश कर रहा था कि हम ऑलरेडी दुनिया की नजर में बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना होने की वजह से हम ऑलरेडी लेस रेलेवेंट है दुनिया के लिए, और यही इंडिया ने मिस कैलकुलेट किया जिसकी वजह से ये सारा ऑफेंस लॉन्च हुआ। और वो ये समझते थे कि इस ऑफेंस के जरिए हमें लीस्ट रेलेवेंट या इररेलेवेंट करके हाथ खड़ा करेंगे एज अ पुलिसमैन ऑफ द एरिया, तो अमेरिका को कहने के हियर वी आर द गुड बॉयज आर अवेलेबल अगेंस्ट चाइना। वो ये करना चाह रहे थे और वो उधर से बैकफायर हो गया। लेकिन बजाय पाकिस्तान इररेलेवेंट या डिसरेलेवेंट होने से पाकिस्तान तो रेलेवेंट हो गया दोबारा। या ना सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि आप दोनों बैठे बेस पर, बल्कि उन्होंने कश्मीर का भी कह दिया। तो कमिंग फ्रॉम अमेरिकन प्रेसिडेंट कहा स्टेटमेंट तक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक। हाउएवर इसकी प्रोसीडिंग क्या होती है, आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अनलेस चीजें अनफोल्ड उसी तरह। क्योंकि जाहिर है कि माजी भी एक रहा है ना, माजी में हम 7वें बहरी बेड़े का इंतजार ही करते रह गए थे ना, मसला थोड़ा वहां से भी जो है वो मिलता है। बात हो रही है पाकिस्तान के सिफारती इस वक्त किस नहज के ऊपर है और दुनिया इस वक्त किस तरह से पाकिस्तान को देख रही है। ये देखना तो आप सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया को जाके देखें जो पाकिस्तान की तारीफ व तौसीफ की जा रही है। प्रिसाइसली मैं ज़रा सलमान जावेद साहब से जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक अगर समझे कि जो एक पूरा पीरियड रहा है पाकिस्तान इस वक्त वहाँ पर कहाँ खड़ा है और इसको फर्दर कैपिटलाइज कैसे किया जा सकता है आगे के लिए। मैं इस पे जब से ये पहलगाम का इशू और पहलगाम के बाद से जो कुछ फिर 10 मई तक हुआ, हम लोग जब ये इशू स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त एक स्केप्टिज्म थी कि शायद पाकिस्तान को इस बार जो है ना सिर्फ ये कि डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर बल्कि नैरेटिव के एंड के ऊपर भी ठीक ठाक
धचका देखने को मिलेगा। उसकी वजह हम सबको मालूम है कि हमारे डोमेस्टिक एंड के ऊपर जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिल रही थी, उसकी वजह से ये था कि शायद पाकिस्तान का बयानिया या पाकिस्तान का नैरेटिव इस बार बहुत कमज़ोर होगा। सो आई कॉल इट अ काइंड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन जो पाकिस्तान के साथ हुई, और वो ये था कि आफ्टर 3-4 डेज जब पहलगाम का इशू हो गया और इंडिया ने जो है वो थ्रेट करना शुरू कर दिया, जो दूसरी बड़ी मिसकैलकुलेशन मैं अब देखता हूँ या इसको मैं स्टडी करता हूँ, ये है कि इंडिया ने यानी भारत ने मिसकैलकुलेट किया ओवरऑल दुनिया का जो इस वक्त मूड बना हुआ है गज़ा और फ़लस्तीन की वजह से, और उसके स्पेशली इन पर्टिकुलर मुसलमानों का, और फिर जनरली जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या जो लोग जंग एंटी वॉर हैं उन सब का। और आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो दूसरी बड़ी गलती शायद उनसे हुई वो ये हुई कि ओपनली अगर किसी ने इंडिया को आके सपोर्ट किया मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और अपने ऑफिशियल अकाउंट्स के थ्रू किया, वो इजराइल था। तो उसकी वजह से कि वो जो सेंटीमेंट था वो एकदम शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड कश्मीर, और वो कॉज जो कि इससे पहले प्रॉपर्ली इंटरनेशनलाइज नहीं हो पा रहा था, शायद हमारी सिफारती नाकामी थी या जो भी आप कह लें, वो एकदम खुद ब खुद इंटरनेशनलाइज होना। जो जितने दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर बात करना शुरू किया। सो आई कॉल इट अ डिवाइन इंटरवेंशन, और उसकी वजह से पाकिस्तान के नैरेटिव को एकदम बहुत बड़ा बूस्टर मिला, और फिर ज़ाहिर है फिर उसने एक रोल प्ले किया डोमेस्टिकली भी हमें हमारे नैरेटिव को सोलिडिफाई करने में और यूनिफाई करने में। अच्छा, उसका जो फिर दूसरा मज़र हुआ वो फिर ज़ाहिर है कैनेटिक्स की तरफ जब हम गए और पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया, इंडिया को रिटेलिएट भी किया, रिस्पॉन्ड भी किया और अच्छे तरीके से उसको हम्बल डाउन किया, तो उसका अब एक इम्पैक्ट जो है वो हमें नज़र आता है पूरी दुनिया के नैरेटिव। आप TRT पे चले जाएं, अल जज़ीरा पे चले जाएं, अल अरेबिया पे चले जाएं, किसी भी इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट पे जाएं और नीचे वहाँ पे जाके लोगों के कमेंट्स पढ़े तो आपको एक पिक्चर जो है वो सामने नज़र आती है। तो दिस वाज द सेकंड बिगेस्ट मिसकैलकुलेशन ऑफ इंडिया, कि वो इस वक्त दुनिया का मूड नहीं कैलकुलेट कर सके, और वो जो अपना एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करते हैं थ्रू देयर इंडियन मुस्लिम्स लाइक असदुन अवैसी और इस तरह के लोगों के थ्रू, वो बुरी तरीके से इस बार शैटर हुआ। दुनिया के मुसलमानों ने बेसिकली उन्हीं मुस्लिम्स को कॉल आउट किया जो कि इस वक्त इस दौर में इंडियन डोमिनियन के साथ जो लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये इस चीज़ को, और फिर उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान ने एकदम से अग्रेसिव डिप्लोमेसी की तरफ गए हैं, और फिर उसके बाद अज़रबैजान, तुर्की, अफगानिस्तान के साथ रिप्रोच में इस वक्त हमारा चल रहा है। हमने एम्बेसडर्स के सतह के ऊपर उनको एलिवेट कर दिया दोनों साइड के ऊपर। उसके बाद चाइनीज़ ने जिस तरीके से आपको सपोर्ट किया, और जिस तरीके से इंडियन मीडिया के ऊपर भी फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग के चाइनीज़ कमेंटेटर्स जाके जो इंडियन मीडिया को आड़े हाथों ले रहे हैं। फिर बाकायदा चाइनीज़ का जो सोशल मीडिया, डॉक्टर विक्टर गाओ जो है, उनको उनका स्टेटमेंट जो है वो बहुत पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने कमिटमेंट जाहिर किया पाकिस्तान के साथ खड़े होने का। नाउ चिश्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा। इंडस वाटर ट्रीटी, उसकी वॉयलेशन, और जाहिर है कि हम कहते हैं कि हमारी रेड लाइन है और एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर होगा, भारत कर रहा है, वो पाकिस्तान का पानी रोक रहा है इस वक्त। इसको किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि मोदी बुरी तरीके से फंस चुका है, वो आगे भी नहीं बढ़ सकता और पीछे भी नहीं हट सकता। जो नैरेटिव वो लेकर चल रहा था अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के हवाले से, फिर इलेक्शंस के हवाले से, फिर इंटरनेशनली जो कुछ भी सामने आया, तो अब होगा क्या, किस तरीके से मोदी जो है वो रिएक्ट करेगा, इंडियन गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी, और इन पर्टिकुलर इंडस वाटर ट्रीटी और चीन का जो इसमें रोल होगा वो क्या होगा? देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि पानी रोक दिया जाएगा। जिस एरिया की वो बात कर रहे हैं उस एरिया में मैंने फ्लाइंग की हुई है, जो हाई ऑल्टीट्यूड ये सारे पहाड़ होते हैं, ये ऑलमोस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर हिलते हैं, और यहाँ पर अर्थक्वेक भी आती हैं जो जनरली रिपोर्ट पे नहीं होते हैं। इंडिया ये कह रहा है कि वहां हम डैम बनाएंगे, वहां पे तकरीबन साल में 12 महीने में से 8 या 9 महीने तो वहां पे डीजल भी जम जाता है गाड़ियों में। ये ज़हन में रखना चाहिए। हमारे डिफेंस के एसेट्स वहां डिप्लॉयड होते हैं, तो वी कैन नो हाउ टू मैनेज। तो ये वहां पे डैम बनाना इज नॉट इजी, और वो कम से कम 10 से 15 साल से पहले अगर वो ऑल आउट फंडिंग भी कर दें, और अगर उन्हें जिस तरह की तेजाज की और बाकी मॉडर्न इक्विपमेंट की फंडिंग की है, तो फिर 20 से 25 साल लगा ले जब तक वो इस कैपेसिटी का सोचेंगे भी कि हम पानी ब्लॉक कर सकते हैं। पहली बात तो ये जाहिर है उन्होंने लोगों को खुश करना है, उनके लोग बहुत नाराज हैं, तो अब किसी तरह तो उन्होंने कोई नारेबाजी करनी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। किसी ने ये भी उनसे पूछा कि रोकेंगे कैसे, ये कोई वाटर टैप नहीं है कि आप टैप बंद करेंगे तो पानी बंद हो जाएगा। इस पे हो रहे हैं सर, वहां पे जाहिर है कि इसके ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन जब इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी की बात करता है तो पाकिस्तान कह रहा है फिर इस समय और जो एकॉर्ड्स हैं वो सब भी फारिग हो जाएंगे, बिलखुसूस शिमला मुआहदा जो है उसके हवाले से भी। तो शिमला मुआहदा के तहत अगर पाकिस्तान इसको ख़त्म करता है, मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर वहां तक नौबत पहुंचती है तो क्या सूरत हाल होगी फिर?
देखिए फिजिकली तो जैसे मैंने कहा ना तो कैपेसिटी है हिंदुस्तान की, जहां तक वो सिर्फ एक सिंपैथी विन करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों की कि हम बहुत पनिश करने लगे हैं पाकिस्तान को, ऐसे नारे मारेंगे, और जाहिर है 6 महीने गुजर जाते हैं फिर लोग भूल जाते हैं कि पानी की कौन सी किसने बात की थी, क्योंकि वो ना बंद करने की। किसी मीडिया को ये भी पूछना चाहिए उनसे कि बंद कैसे करेंगे। इस वक्त ना हिंदुस्तान के रिजर्वायर इतने बड़े हैं, ना उनकी लोकेशन ऐसी है कि वो बंद कर सके। पानी का सोर्स मेन चाइना की तरफ से आ रहा है, चाइना ने भी थ्रेटन कर दिया, आपको पता ही है कि अगर ये करोगे तो हम उससे भी ऊपर वाला टैप बंद कर देंगे। तो ये हिंदुस्तान सिर्फ मेरा ख्याल है पॉलिटिकली जैसे मोटिवेटेड उनके बाकी नारे हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक और नारा है ताकि लोगों को तसल्ली कराए। बिकॉज कॉमन मैन को पानी का बड़ा एक थ्रिलिंग लगता है कि अच्छा पानी बंद कर देंगे तो बड़ी पनिशमेंट लगेगी पाकिस्तान को। और मैं पाक फिजाइया की कैपेबिलिटीज को जान के मैं ऐड भी करता चलूं कि वर्स्ट कम वर्स्ट पाक फिजाइया सबसे पहले, अगर जब कौम ने कहा तो सबसे पहले जाके हम डैम को नॉकआउट करके पानी खोलेगी इंशाअल्लाह। ये हुई ना बात जबरदस्त किस्म की, ये बेहतरीन। सर एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, क्योंकि जाहिर है कि जब जंग में सब कुछ फिर जायज़ होता है, और ये जो बात की जा रही है इंडस वाटर ट्रीटी की, ये मुआहदा है तो इसके तहत ही इंडिया ने वो डैम्स वगैरह बनाए हुए हैं जिनके ऊपर वो पानी रोकने की बात कर रहा है। अगर ये मुआहदा टूटता है, अगर ये मुआहदा ख़त्म होता है तो पाकिस्तान के ऊपर कोई बार नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो एक हिट करके, जैसे कि अभी चिश्ती साहब ने कहा कि उनको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद जी जावेद साहब। अब सूरत-ए-हाल जो हम देख रहे हैं कि जो एक वाविला वहाँ पर मचा कि जनाब इंडिया जो एक सॉवरेन कंट्री है और ट्रंप की किसी सूरत इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो जो चीज़ें खुलती हैं, क्योंकि कश्मीर समेत और दीगर मामलात, वो कहता है कि हमारे ये बायलैटरल इश्यूज़ हैं, और इसी चीज़ को लेकर वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जाके जो है वो इसको सर्दखाने में रखा हुआ है। प्रॉब्लम ये है उसके लिए कि अगर हम शिमला मुआहदा तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, तो फिर जितने बायलैटरल हमारे इश्यूज़ हैं वो बायलैटरल नहीं रहेंगे, उसमें फिर दीगर पार्टीज़ भी आ सकती हैं, उसमें इंटरवेंशन हो सकती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले मामलात आ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में भारत जो है किसी सूरत नहीं चाहेगा कि जनाब किसी भी मामले को लेकर, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो या फिर इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से हो, वहां पर कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो। जी सलमान साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शिमला मुआहदा जो है वो इस वक्त अबेंस के अंदर है, तो जाहिर है इस वक्त जितने भी हमारे बायलैटरल इश्यूज़ थे, जो भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी भी किस्म का मुआहदात हैं, वो ज़ाहिर है उसकी बुनियाद या उसके जो कोर है वो वहाँ से रूट्स उसकी निकलती हैं। तो अगर वो अबेंस में चला जाता है तो ज़ाहिर है डेफिनेटली पाकिस्तान जो है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है हर किस्म के मामले को उठा के, जो भी हमारे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंडिया के साथ इस वक्त, उसको उठा के वो किसी भी तीसरे फरीक को या चौथे फरीक को उठा के अपने साथ लेकर आ सकता है। कश्मीर के अंदर तो ऑलरेडी चाइना की ठीक ठाक एक आप कह लें कि एक इंटरवेंशन भी है और उसकी नज़र भी है और उसके मामलात भी हैं लद्दाख वाली साइड के ऊपर। तो डेफिनेटली कश्मीर के मामले के ऊपर तो इस वक्त इंडिया जो है वो फिर 3 तरफ से फंस जाएगा। दूसरा ये कि चूँकि ये कश्मीर बताते खुद एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो दुनिया नहीं चाहेगी, और अभी CJCS ने भी कल परसों शंग्रीला डायलॉग के अंदर ये बात की है कि इस बार जिस किस्म की इरेशनैलिटी इंडिया ने दिखाई थी, अगली दफ़ा अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर हुआ तो पाकिस्तान के पास रिस्पांस के लिए बहुत कम टाइम होगा। इस बार तो हमने 2-3 दिन ले लिए, लेकिन उस वक्त फिर शायद 2 घंटे भी नहीं होंगे, और फिर एक ऐसा रिस्पांस जाएगा जो कि फिर शायद दुनिया जो है उसको रिग्रेट करेगी। तो इस वजह से डेफिनेटली पाकिस्तान जो है उसके पास एक पूरी अपॉर्चुनिटी है कि डिप्लोमेटिकली एग्रेसिव होके बहुत से मामलात के अंदर तीसरे या चौथे फरीक को लेकर आ सकता है। मेरा ख्याल है इसी बुनियाद के ऊपर जो सदर ट्रंप हैं उन्होंने भी जो है वो अपना एक आप कह लें कि पॉइंट जो बीच में डाल दिया कि जी के कश्मीर वाला जो मामला है उसको उठा के उन्होंने वहाँ पे जिक्र कर दिया। अदरवाइज इट्स वेरी अनयूजुअल कि कश्मीर के मामले के ऊपर जो है जिसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री कर चुके हैं ये बायलैटरल इशू, उसको कोई तीसरा फरीक जो है वो आके उसके ऊपर बात करे। और अगर आपको याद हो तो उससे पहले सर ट्रंप ने जब ये पहलगाम का इशू हुआ था और उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट आई थी तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था जी कि ये दोनों आपस में मिलकर हल कर लेंगे। एग्जैक्टली इसी पॉइंट को बिल्कुल ये आपस में ये मामला हल कर लेंगे। 1500 साल पुरानी तारीख है, उसके बाद एकदम वो चेंज हो गए। एग्जैक्टली लेकर वो क्या चेंजिंग पॉइंट था चिश्ती साहब? लास्ट मैं कमेंट आपसे चाहूंगा कि दुनिया में ताकत की सिमत, ताकत का तवाज़ुन, और जाहिर है कि ये टेक्नोलॉजी, ये जो वॉरफेयर था ये वेस्ट वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी का था। तो इससे क्या चीज़ आप अखज़ करते हैं कि क्या निकल रही है चीज़ें दुनिया के लिए? इमरान साहब, जब भी 2 मुल्क जंग में जाते हैं तो उसमें 3 कैटेगरीज की दुनिया डिवाइड हो जाती है 3 हिस्सों में। एक वो लोग वो होते हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, जो लड़ रहे होते हैं।
एक ग्रुप ऑफ नेशंस या ग्रुप ऑफ कंट्रीज वो होता है जो किसी साइड लेंगे, बायस्ड होंगे, ऑल आउट या पार्शियल, जैसे चाइना ने हमारा साथ दिया, तुर्की ने दिया, अजरबैजान ने दिया, ये ऐसे मुल्क होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द मुल्क वो होते हैं जो अपने अपने बिजनेस या कॉर्पोरेट या मिलिट्री हार्डवेयर की इंटरेस्ट देख रहे होते हैं कि मेरा इक्विपमेंट किसने अच्छा इस्तेमाल किया, किसने मेरी मार्केट को अपलिफ्ट कर दिया, किसने मेरे लिए एम्बैरेसमेंट पैदा कर दी। हिंदुस्तान ने पिछले 43 सालों में देखिए, अगर मैं सिर्फ 43 इयर्स का कंपैरिजन आपके सामने क्विकली रन डाउन करूं तो हमने 43 इयर्स में F-16 जब 1982 में इंडक्ट किए थे, उसके बाद से आज तक वेस्ट का कोई और जहाज इंडक्ट नहीं किया है, यूरोप का। हमने सिर्फ चाइनीज जहाज इंडक्ट किए, J-17 थंडर और J-10C। हिंदुस्तान ने 4 मुल्कों से ऑल आउट सपोर्ट लिया और 5वां ब्रिटेन है, यूके। 4 जो मेजर मुल्क हैं जिससे उन्होंने इंडस्ट्री ली है वो यूएसए है, इजराइल है, रशिया है और फ्रांस है, जिनसे उन्होंने ली हेल्प ली है। तो इन अ वे आपने नोट किया होगा, ये जो दुनिया मॉनिटर कर रही थी, जो सिर्फ हम स्पेक्टेटर के तौर पर देख रहे थे, वो देख रहे थे चाइनीज इक्विपमेंट एम्प्लॉयमेंट वर्सेस वेस्ट एंड यूरोप एंड अमेरिका एम्प्लॉयमेंट कैसी थी। तो आपने नोट किया कि हमने 4 मुल्कों को एम्बैरेस किया, यानी इजराइल को भी किया, यूके को भी किया, फ्रांस को भी किया, रशिया को भी किया। तो ये सारे के सारे अपने अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। तो जंग रोकने में जो आपने सवाल किया था, वो वेस्ट को सबसे ज्यादा ये परेशानी लग रही थी कि हमारा इक्विपमेंट या ओवरऑल जो मार्केट या इमेज इतने सालों में हमने बनाया था कि यूरोप और वेस्ट और फ्रेंच अमेरिकन जो मिलिट्री हार्डवेयर है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो इमेज शैटर हो रहा था। और अगर ये एक और राउंड हो जाता तो दिस वुड हैव बीन गॉन वेरी बैड फॉर द वेस्ट एंड द यूरोप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे एयर कमोडोर खालिद चिश्ती रिटायर्ड और सलमान जावेद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो अहम तरीन चीज़ है वो यही है कि साबित हो गया कि पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान का जो वक़ार, जो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस सफ़ारती हवाले से दुनिया भर में बुलंद हुआ है, पाकिस्तान को उसको जो है बेहतर से बेहतर तरीके से कैपिटलाइज करना होगा। और मुझ समेत हम तमाम पाकिस्तानियों की अब ये जिम्मेदारी है कि हम मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपना अपना किरदार, अपना अपना फ़र्ज़ अदा करें। इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।